शुरू कर रहे हैं कंडक्टर को ना, तो हेडिंग डाल दीजिए आप अपनी कॉपी में सुनहरे अक्षरों से, दैट इज कंडक्टर। मतलब बहुत प्यार से समझना है, बहुत ही आराम आराम से समझेंगे हम बात को, आराम आराम से पढ़ेंगे और चीजें अच्छी सी चीजें हैं। आपको कहीं भी इधर उधर आपने मतलब पढ़ाते वक्त ध्यान गया तो टॉपिक पूरा लिपट जाएगा ना, मतलब आपको ऊपर चला जाएगा, टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ही कंसंट्रेशन से बातों को सुननी है, मैं बहुत ही आराम आराम से पढ़ाऊंगा आपको। मुझे पता है बच्चे कहाँ पे फंसते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कंडक्टर होते क्या है, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में डिफरेंस क्या है, क्या होता है कंडक्टर? बोलिए आप बताइए क्या होता है कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसी चीज है जिसके पास में क्या है, आपके पास में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, जितने आपको चाहिए उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? तो कंडक्टर की डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं कंडक्टर हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इनफाइनाइट वर्ड शायद थोड़ा एप्रोप्रिएट ना हो, हम बोल सकते हैं हैविंग अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गई मेरी बात? तो कंडक्टर के पास में क्या होता है, आपके पास में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात हम पहले से जानते हैं, ये चीज हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ठीक, अच्छा अब अगर आप देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अच्छा कंडक्टर और नॉन कंडक्टर में डिफरेंस समझ में आता है आपको? सर कंडक्टर ऐसा होता है आपके पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कंडक्टर है तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री है, सब इलेक्ट्रॉन फ्री है, जहां पे घूमना चाहे, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो आपके पास फ्री है। ये तो कंडक्टर हो गया। अगर आप बात करेंगे नॉन कंडक्टर को, नॉन कंडक्टर की, जिसका आप क्या बोल सकते हैं, नॉन कंडक्टर दूसरा नाम क्या होता है आपके पास, इंसुलेटिंग बॉडी। अगर ऐसा कुछ होगा आपके पास तो उसमें क्या होगा, चार्जेस फ्री नहीं होते, डाइपोल की फॉर्म में रहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे रहता है, डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे डाइपोल्स की फॉर्म में रहता है। रैंडमली ये डाइपोल ऐसे पड़े रहते हैं कहीं कहीं पे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपके पास इंसुलेटर है। आपको ये बात समझ में आ गई? सर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके पास फ्री होते हैं, उसके साथ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंसुलेटर में होते हैं वो क्या होता है आपके पास, इंसुलेटर में डाइपोल्स की फॉर्म में चार्जेस होते हैं। क्लियर? डाइपोल मतलब क्या होता है, वो चार्ज बाउंड है, वो चार्ज क्या है आपके पास, बाउंड, वो फ्रीली मूव कर सकता नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आगे बात करते हैं हम, आगे समझते हैं इसको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम बात करें, कंडक्टर के मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, वो प्रॉपर्टी धर्म की तरह है। धर्म मतलब वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कुछ ही कर लीजिए आप, वो उसको फॉलो करेगा ही करेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, आपका चार्ज मूव नहीं कर रहा, अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद में हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ेंगे जिसमें चार्ज मूव करेगा। ये सब प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की है। और मैंने आपको धर्म के हिसाब से लिखा, मैं बोलूंगा धर्म 1, धर्म 2, धर्म 3, मतलब वो चीज सही होनी ही होनी है, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, वो चीज कंडक्टर को फॉलो करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये इसका पहला धर्म है। क्या धर्म है हम देखते हैं, जैसे धर्म 1, धर्म समझते हैं ना, तो जैसे ये ऐसा करना है तो करना ही है, बस क्या कोई रीजन वीजन नहीं पता लोगों को, बस को करना तो करना ही है। तो धर्म 1 क्या है आपके पास, धर्म 1 ये है कि EFI इनसाइड मीट ऑफ कंडक्टर, EFI इनसाइड मीट ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। यार ये चीज थोड़ा चमकना पड़ेगा सही, क्या मतलब मीट क्या होता है आपके पास, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा और फिर हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी ढंग से। देखिए यार इसका मतलब ये है, जैसे मैंने चीज समझा, जैसे ये पानी की बोतल है ऐसे, ये ऐसे, ये ढक्कन है तेरे पास, ये ऐसे ढक्कन दिखाई दे रहा है। मीट क्या है, मीट वो है जहां पे मटेरियल है। मीट क्या है, जहां पे मटेरियल है। जैसे अगर ये ढक्कन ऐसे बंद होता तो ये क्या है, होलो ढक्कन है, होलो है तेरे पास, तो ये खाली वाला पोर्शन को मीट नहीं बोलेंगे, जिसमें मटेरियल है ना, जिसमें मटेरियल, उसे आप क्या बोलेंगे, मीट बोलेंगे। सर आप मेरे दिमाग को मैं क्या बोलेंगे, दिमाग अगर अंदर से खाली है मान ले, तो जहां पे खाली जगह है वो मीट नहीं है, पर जहां पे चमड़ी है, जहां पे स्किन है, जहां पे बोन्स है, वो क्या पोर्शन क्या कहलाएगा, मीट कहलाएगा। मेरे पास में चलो चिकन विकन में अगर आप देखते हैं तो चिकन में जहां पे आपके पास में मीट समझते हैं, जहां पे कुछ है, खाली जगह वो मीट नहीं बोलेंगे, जहां पे कुछ मटेरियल है उसे आप क्या बोलेंगे, मीट बोलेंगे। मैं आपको और समझाता हूं, लोगों को कई बार कंफ्यूजन रहता है इस टर्म के अंदर। जैसे मान लीजिए ऐसा कोई टर्म है आपके पास, ये है, ठीक है, तो मैं आप बोले सर जी यहां पे एक पॉइंट है इसके अंदर खोखले में एक ऐसे पॉइंट है, तो वो मीट है, वो नहीं है। मीट कहां पे, जहां पे कॉपी के पेज है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई खाली जगह में EFI हमेशा जीरो रहेगा, खाली जगह में EFI आ सकता है, पर जहां पे कंडक्टर की मीट है, जहां पे क्या आपके पास कंडक्टर की मीट है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना जो मैंने समझाया है। मीट क्या है, जहां मटेरियल होगा, वेयर इज मटेरियल, वेयर इज मटेरियल
मेरी बात समझ में आ गई आपको? मीटर वाली टर्म समझ में आ गई? जहां पे भी आपके पास मटेरियल होगा वहां पे हमेशा पक्का EFI कितना होगा? 0। ये धर्म है, ये फॉलो होगा ही होगा। अब हम जानते हैं सर जी, क्या हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं? क्या ये फिक्स है कि सर जी ऐसा हुआ तो ऐसा ही होना है? मैं बोल दूं ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा? फिजिक्स पढ़ा रहे हो, इसका रीजन दो। तो आइए अपने रीजन की बात करते हैं। अगर आप रीजन भी सही ढंग से समझेंगे, रीजन जरूरी है। अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए ना कंडक्टर के, तो आपको रीजन बहुत ढंग से समझने चाहिए। और रीजन समझने के लिए आपको बेसिक्स बहुत बढ़िया क्लियर होने चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो इसमें रीजन में क्या देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे एक, सुनना मेरी बात से ढंग से ना, ये कंडक्टर था। ये क्या था बच्चों? आपके पास कंडक्टर था। आपने इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। मैंने आप इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था कितने में? E0 में। सुनना मेरी बात को। तो यहां वाले इलेक्ट्रॉन से पूछूंगा भाई क्या हाल है? पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मान लो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, मैंने इससे पूछा क्या हाल है? वो बोला फ्री है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कोई फोर्स लग रहा है? वो बोले कोई फोर्स नहीं लग रहा। मैंने बोला कोई फोर्स क्यों नहीं लग रहा? बिकॉज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। मैंने बोला देख अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये आ गया E0। अच्छा, ये बोले जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड E0 आया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? E इंटू में E0। सर उल्टा नहीं लगाना था, सीधा लगाना था, आपने गलत कर दिया। फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा। सर जी सही लगाया है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्लियर? यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सब पे किस तरफ फोर्स लगने लग गया? पिछली तरफ फोर्स लगने लग गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा आपके पास थोड़ी देर बाद में? क्या होगा? इस वाले फेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस वाले फेस पे क्या आ जाएगा आपके पास? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों सर नेगेटिव चार्ज आया? बिकॉज सारे इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगा, सारे इलेक्ट्रॉन पीछे भागे तो सारा नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करके, तो बच्चों यहां पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपके पास? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा? अब यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे इस वाले में। एक तो E0 आया, एक क्या आया आपके पास? E0। सर जी ये किसकी वजह से आया आपके पास? ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था। दूसरा देखिए आपके पास में, दूसरा अगर आप देखें चार्जेस इंड्यूस हो गए, यहां पे पॉजिटिव चार्जेस बन गया, यहां पे से नेगेटिव चार्ज बन गया। तो अब देखिए यहां पे इनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। कैसे है सर इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए यार, अगर तो यहां पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रख के देखेगा तो ये सब पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे इधर जा, नेगेटिव बोलेंगे इधर आ। तो यहां पे भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस तरफ, यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। किसकी वजह से? आपके पास में इंडक्शन की वजह से। मेरी बात समझ में आ रही है? ई इंडक्शन क्यों आया इसकी आप कहानी लिखना अपनी भाषा में। ई इंडक्शन के बारे में आप लिखेंगे सर जी जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सुनना मेरी बात को, जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आया इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगना शुरू हो गया, उससे क्या हुआ आपके चार्जेस इंड्यूस हो गए, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव। अब ये एक जगह पॉजिटिव चार्ज हो गया एक जगह नेगेटिव चार्ज हो गया, तो अगर आप यहां पे EFI देखेंगे तो इसकी वजह से EFI आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इधर धक्का मार रहे हैं, नेगेटिव इधर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक इंडक्शन की वजह से भी एक EFI आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तब ऐसा चार्ज नहीं आया था, ऐसा इंडक्शन नहीं हुआ, तो कोई EFI भी नहीं था, पर अभी क्या होगा इसके अंदर EFI आ जाएगा। क्लियर? ई इंडक्शन का कारण आपने लिख लिया, आपको अपनी भाषा में लिखना है ये कारण। ठीक, अब आप देखिए, अगर मान लो अब आप इलेक्ट्रॉन पे पूछेंगे यहां वाले इलेक्ट्रॉन पे कैसा फोर्स लग रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा? अब की बार इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन बोला मेरे पर दो फोर्सेस लग रहे हैं आपके पास में, कौन कौन से? इधर लग रहा है ई ड्यू टू इंडक्शन, और इधर कौन सा लग रहा है आपके पास? E0। अब मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है? E इंटू में कैपिटल E ऑफ इंडक्शन, इधर क्या लग रहा है? E इंटू में E0। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अच्छा आप ये बताइए अब क्या होगा, मतलब अगर ये फोर्सेस लगेंगे तो अब ये इस इलेक्ट्रॉन से पूछेंगे क्या हो रहा है, तो बोले मुझे दो आदमी खींच रहे हैं, इधर जो फोर्स लग रहा है वो इंडक्शन वाला लग रहा है और इधर जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल की वजह से लग रहा है। जिस तरफ फोर्स ज्यादा होगा मैं उस तरफ चला जाऊंगा। मान ले अभी ये वाला ही ज्यादा है, एक्सटर्नल वाला ज्यादा है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पे चला जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो यहां पे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ई इंडक्शन भी क्या होगा आपके इसमें बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों फोर्सेस बराबर नहीं हो जाए, और जब दोनों फोर्स बराबर होंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास? E0 और E इंड्यूस दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ऐसा होगा तो E नेट कितना है आपके पास में? E नेट है E0 माइनस E इंड्यूस, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी। सर नहीं चमका,
हम फंस गए थोड़ा सा, आजा फंस गए तो कोई बात नहीं, वापस सुनते हैं मेरी बात, वापस से ढंग से सुनना। मैं तो बोला भी कंडक्टर बहुत सही चीज है, आपको एक एक चीज कंसेप्चुअल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो अपने प्रॉपर टाइम दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पढ़ा कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट सोर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत नहीं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे, बचपन से ये बात जानते हैं। सेकंड पढ़ा EFI inside meat of conductor, EFI inside meat of conductor is always zero। कंडक्टर की मीट में हमेशा EFI कितना है आपके पास, जीरो। ये इसका धर्म है और इसको ये फॉलो करेगा, ये तो बात है। सर अब इसका कारण समझा दीजिए, तो अब मैंने इसका कारण समझाया आपको। कारण के लिए मैंने ये बोला कि मान ले अगर तू, तेरा कोई जो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो तेरा दोस्त है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सटर्नली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा हुआ, तो तूने इस इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई साहब क्या हालचाल, तो बोला बहुत बढ़िया हालचाल, अपने पे कोई फोर्स लग रहा नहीं है। मैंने बोला कोई फोर्स क्यों नहीं लग रहा, उसने बोला कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो मैंने बोला आज तेरी खुशी को थोड़ा कम करते हैं, क्यों ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लाया जाए। मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया। अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया आपके पास में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन त्राही त्राही बता देंगे, सर जी हम पे फोर्स लग रहा है। मैंने कहा किधर लग रहा है फोर्स, तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने बोला ऐसा क्यों, बिकॉज वो बोलेगा सर इतना पढ़ के आ रहा है, कुछ तो सोच कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है, सभी इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगना शुरू हो गया, तो सभी इलेक्ट्रॉन भाग के बाकी कहां चले जाएंगे, उस तरफ चले जाएंगे। समझ गई इतनी बात, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आपके पास सभी इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहां से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे कैसा चार्ज आपके पास, नेगेटिव चार्ज। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। अब अगर आप इस वाले रीजन में देखेंगे, इस वाले रीजन में देखेंगे आप, यहां वाले रीजन में, तो आपके पास इस वाले रीजन में क्या आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देंगे। एक कौन सा दिखाई देगा, एक्सटर्नल, उसका नाम कितना है, E0। वो तो पहले से था ही, वो तो यहां पे भी है, यहां पे हर एक पॉइंट पे था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं सर जी। E0 क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा अब आप देखिए क्या होगा, अगर मान लो यहां पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, ऐसा दिखाई दे रहा है ना आपको, सर इस वाले पे यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे जो EFI आएगी वो इस तरफ आएगी, और इस नेगेटिव की वजह से भी इस तरफ आएगी, तो नेट क्या हो गया, ये आपको बोलेंगे E ड्यू टू इंडक्शन, E ड्यू टू इंडक्शन बोल देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप वैसे एक नया EFI आ गया इंडक्शन की वजह से, क्यों इसका नाम E इंडक्शन इस वजह से रखा, बिकॉज ये उसी चार्ज की वजह से आया जो चार्ज क्या हुआ आपके पास, इंड्यूस हुआ। क्लियर है ये बात, ठीक है। अच्छा अगर आप बात करेंगे सर जी अब क्या होगा आपके पास में, अब आप इस अपने दोस्त इलेक्ट्रॉन से बात कीजिए, वो इलेक्ट्रॉन बोलेगा अब की बहुत दुख है। मैंने कहा कैसे दुख है भाई, उससे बोला दो फोर्स लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा कौन कौन से, तो उसने बोला सर जी एक तो एक्सटर्नल लग रहा है। मैंने कहा समझ में आ गया, वो तो पहले भी लग रहा था पीछे की तरफ E0। अब बोल रहा है अब एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आया E ड्यू टू इंडक्शन, हाँ वो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है वो भी लग रहा है। अच्छा वो किस तरफ लग रहा है, वो इस तरफ लग रहा है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है। मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा मैंने अब इसको बोला तू क्या करेगा, तो बोला जो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन में जाऊंगा। तो मैंने बोला ये प्रोसेस किसकी वजह से हुआ, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ। तो अभी मान ले एक केस में हम मानते हैं कि भाई ये E0 बड़ा हो, अगर अभी ये मानते हैं भी अगर ये E0 क्या होगा, बड़ा होगा, अगर ये E0 बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, देख EFI की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स सकता है। तो अगर अभी E0 बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। अब सुनना मेरी बात सही ढंग से, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा तो इस नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा, फिर यहां पे E इंडक्शन और बढ़ेगा। क्लियर। अब जो नेट फोर्स होगा उसकी थोड़ी कम हो जाएगी, क्यों, पहले मान ले इस वाले केस में इसकी वैल्यू कुछ 10 न्यूटन थी, इसकी वैल्यू कुछ 8 होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू तो 10 की 10 रहेगी, पर इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यों, इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, E इंडक्शन बढ़ा। तो कब तक ये प्रोसेस, कब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे, जब तक मीट में EFI 0 ना हो जाए। बिकॉज ये कंडक्टर बोले मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते, मैं इलेक्ट्रॉन्स को भेज भेज के जो E इंडक्शन है वो एक्सटर्नल के बराबर कर लूंगा, और ताकि वहां पे नेट EFI क्या हो जाए, 0 हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में E0 ही बड़ा होगा ना, सबसे पहले E0 बड़ा होगा इनिशियली, सबसे T इज इक्वल टू 0 पे E इंडक्शन 0 होगा। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जाके एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वहां पे हो रहा है, तो धीरे धीरे E इंडक्शन बढ़ रहा है। कब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन तब तक मूव करेगा जब तक इस पर नेट फोर्स क्या ना हो जाए, आपके पास 0 ना हो जाए। तो मैंने बोला कि E इज इक्वल टू E इंड्यूस आ जाए कब, एट स्टडी स्टेट,
क्लियर? और उस वाले टाइम पे ई नेट कितना हो जाएगा? 0। अब आपके दिमाग में थॉट आया होगा सर तो ये बात थोड़ी सी गलत नहीं होगी? मैंने कहा कैसे गलत होगी सर, इनिशियली तो 0 नहीं था ना अंदर, इनिशियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, हाँ था इनिशियली कुछ, पर थोड़े से टाइम के अंदर जैसे ही चार्जेस इंड्यूस हो गए वैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, बहुत थोड़े से टाइम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। कब तक? जब तक ये आपके पास में इंडक्शन का प्रोसेस ना हो जाए, और इस प्रोसेस को होने में बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आई होप मैं आपको समझा पाया हूंगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये कंडक्टर का धर्म है, पहला धर्म क्या कि कंडक्टर की मीट में हमेशा EFI क्या रहता है? 0। मीट MEAT, मीट समझ में आ गया ना, जहां पे मास है, जहां पे मटेरियल है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसका हमें यूज करना पड़ेगा, जितने में धर्म बताऊंगा सबका आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आप इसको अपनी भाषा में छापिएगा, थोड़ी मेहनत आप खुद कीजिए, आराम आराम से इसको रोक के वापिस आप इसको मतलब स्क्रीन को रोक लो, एक एक चीज को देखो, अपनी भाषा में लिखो, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी जो आपको आती है उसमें आप लिखिए, तमिल, तेलुगु, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कंसेप्ट को अपनी भाषा में छाप लीजिए। ठीक है बच्चों, आइए फिर अगले धर्म की बात करेंगे। तो बच्चों अभी जो धर्म 1 देखा, वो धर्म 1 आपको क्लियर हो गया? क्या था धर्म 1? मेरे साथ बोल के बताइए आप, क्या था धर्म 1? बोलिए बोलिए। यहां पे EFI 0, मीट में EFI 0, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले लिखा जो धर्म 1 है वो हम वापस लिखते हैं एक बार, बिकॉज उस धर्म की वजह से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बनेगी, अभी दिखाता हूं आपको। धर्म 1 आपने क्या लिखा? धर्म मतलब रीजन लिखना चाह रहा हूं ना, कुछ लोग हिंदी नहीं समझ पढ़ पाते होंगे, तो ये रीजन हो गया, मतलब एक ऐसी चीज है जिसको लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, क्यों वो सब नहीं पूछते हैं लोग। पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूं भी ऐसा होगा ही होगा, ये पक्का श्योर है, पर मैं रीजन भी आपको बता रहा हूं तो आपको याद रह जाए, आपको समझे भी चमके, इस वजह से हमने इसको धर्म के नाम से लिखा है। तो पहला था जो कंडक्टर के धर्म है, कंडक्टर पहला धर्म क्या था आपके पास में कि EFI इनसाइड मीट of conductor is always 0, always 0, ये धर्म है भाई। ऐसा नहीं है ये कोई स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है धर्म, इसका ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये हमने खुद ने मैंने बना रखा है ऐसे। कहीं आप मतलब एग्जाम लिखने जाए वहां पे सर धर्म मतलब कि कंडक्टर है 4th धर्म, ऐसा ये सब नहीं लिखना है भाई, मतलब थोड़ा बुद्धि यूज करना, ये वैसे लिखाया हुआ है। ठीक, तो मैंने कहा EFI इनसाइड मीट ऑफ कंडक्टर इज 0। अब इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके क्या क्या, इसकी वजह से क्या क्या चीजें होगी। देख, पहली बात अगर मैं बोलूं कंडक्टर इज ए इक्विपोटेंशियल बॉडी, कंडक्टर इज ए इक्विपोटेंशियल बॉडी, इस धर्म के कारण ये वाली बात सही करनी है आपको, इस इक्विपोटेंशियल बॉडी। बताइए आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कंडक्टर एक इक्विपोटेंशियल बॉडी है? आपको खुद सोचना है कि अगर कंडक्टर ये धर्म फॉलो करता है तो आप उससे कैसे प्रूव करेंगे कि कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल बॉडी? हो गया? ठीक है, मैं तो समझाता हूं, देखना ना, एक एक कोर्स से ढंग से समझना सबसे शानदार चीज लगती है मुझे ये इस चैप्टर की कंडक्टर। आप ये बोलेंगे सर जी यहां पे ऐसे एक पॉइंट है ए, यहां पे एक पॉइंट है बी, यहां पे एक पॉइंट है सी, यहां पे एक पॉइंट है डी, यहां पे एक पॉइंट है ई, बहुत सारे पॉइंट है ना। आप ए से बी पे जाने का रास्ता देख लो, यहां से एक एक रास्ता देख लो यहां से, क्लियर? तो जब आप जाएंगे डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ऑफ ई डॉट डीएल, ई डॉट डीएल। आप गए ए से बी, आप कहां से कहां गए? ए से बी गए। अगर आप ए से बी गए तो इस बार पूरे ए से बी के रास्ते में ई हमेशा कितना था? 0, तो डेल्टा वी कितना आएगा? ई इज इक्वल टू 0, सो डेल्टा वी इज 0 फॉर ऑल पाथ, फॉर ऑल पॉइंट्स, मतलब आप फॉर ऑल, चल छोड़े, ये ए से बी आ गया। अब अगर तू ए से सी की बात करेगा तब भी तू इस रास्ते से गया, कंडक्टर के मीट वाले रास्ते से जा, बाहर वाले रास्ते नहीं बता पाएगा, बिकॉज बाहर कहीं EFI होगा इधर उधर, पर फिर ई डॉट डीएल में कुछ ना कुछ वैल्यू आ सकती है या फिर नेगेटिव आएगा। पहले बात देख, पोटेंशियल इज एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है आपके पास में, तो अगर तो अंदर वाले रास्ते से तो रिजल्ट पता है तो बाहर वाले से भी 0 ही आएगा। पर बाहर वाले से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, पर ई डॉट डीएल अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि कुछ दूर पे पॉजिटिव, कुछ दूर पे नेगेटिव, नेट 0। हमने क्या बोला सर? आप ए से बी जाओ, चाहे ए से सी जाओ, चाहे ए से डी जाओ, चाहे ए से ई, मतलब एक पॉइंट से आप कंडक्टर के दूसरे पॉइंट पर जाओ, और कौन से रास्ते जाओ? मीट के रास्ते से जाओ। आप कंडक्टर के एक पॉइंट से कंडक्टर के दूसरे पॉइंट पे जाओ, और किसके रास्ते जाओ? मीट के रास्ते जाओ, जहां पे मीट है उसी रास्ते पे जाओ। तो आपको पता है सर मीट के अंदर हमेशा EFI कितना होगा? 0, और अगर मीट में हमेशा EFI 0 होगा तो डेल्टा वी भी कितना होगा आपके पास? 0 होगा।
मेरी बात समझ में आ रही है? लोग बोलते हैं सर बाहर से जाएंगे तब तो EFI जीरो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा तब EFI, पर वहां पे E भी होगा, DL भी होगा, डॉट प्रोडक्ट भी होगा, सब चीजें है ना। आप उसे कैसे कंपनसेट करेंगे जब तक आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं पता होगी। तो बाहर से बता पाना आसान नहीं है, इस वजह से हम बाहर से नहीं निकाल रहे हैं। पर बाहर से भी आप देखें तो जीरो आना ही चाहिए, बिकॉज अगर एक रास्ते जीरो आया तो हर एक रास्ते जीरो आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो अगर आपके इस वाले पास से जीरो है तो बाहर के कोई पास से भी जीरो आ रहा होगा। बाहर वाले पास में हो सकता है EFI जीरो ना हो, पर E डॉट DL अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा कि वो जीरो हो जाए। अब ये वाली बात भी पहले आप रुक के अपनी भाषा में इसको छापिए, क्या कि सर जी ये वाली बात क्यों सही हुई कि इक्विपोटेंशियल बॉडी है। तो आप बोलेंगे कंडक्टर के एक पॉइंट से कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे अगर आप मूव करेंगे, कंडक्टर एक पॉइंट से कंडक्टर किसी पॉइंट पे अगर आप मूव करेंगे, कौन से रास्ते से? मीट के रास्ते से अगर आप मूव करेंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, अब आगे वाली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये एक हो गया आपके पास। सेकंड बात करते हैं। सेकंड मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular to equipotential surface, equipotential surface। ये मैं सेकंड लाइन बोली है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के। ठीक है, इसका रीजन आपको बताना है। आपको पॉइंट लिखना है, ब्रैकेट में अपनी भाषा में रीजन लिखना है। तो इसका रीजन मैं बता दिया था, इसका रीजन आप बताइए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल मतलब आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। गलत लिख दिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ऐसे लिखना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसे यहाँ पे कंडक्टर है आपके पास में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलेगी, ऐसे हर एक पॉइंट के परपेंडिकुलर होगी। मतलब इस वाले पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो भी इसके परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इससे परपेंडिकुलर होगी। टाइम पास के लिए बहुत देर से बना सकता हूं मैं। ठीक है, दिस इज कंडक्टर। ठीक है, मैंने डायग्राम बना दिया, पर आप रीजन बताओ मुझे, अपने ऐसे पीछे नहीं छोड़ेंगे, पहले आप रीजन बताइए ऐसा क्यों होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कंडक्टर के परपेंडिकुलर होगी, ऐसा क्यों होगा? सर सीधी सी बात है यार, कंडक्टर कैसी बॉडी है? इक्विपोटेंशियल बॉडी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है किसके? इक्विपोटेंशियल बॉडी के। ये हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस से पढ़ा था। बिकॉज अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उसकी लाइन में कुछ ना कुछ E का कंपोनेंट आ जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, जो कि संभव नहीं है, बिकॉज वो कैसी बॉडी है? इक्विपोटेंशियल बॉडी है। तो हम क्या बोलेंगे? बिकॉज ऐसा क्यों होगा? बिकॉज कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल बॉडी। बेटा इसमें दुनिया फंस जाती है, मैं बता रहा हूं, कंडक्टर में आके लोग फंस जाते हैं, पर वही निकलते हैं जो आराम से एक एक चीज को समझे। आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है, आप सोचिए उसके बारे में। अगर आप खुद की थिंकिंग नहीं डेवलप करेंगे, आप इसमें से मास्टरी सब कुछ करा दे तो मास्टर इंटेलिजेंट हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं भला होगा। ऑनलाइन थोड़ी ये दिक्कत आ रही है, बच्चा खुद नहीं सोच पा रहा है, कितना सोच पा रहा है, उसको आगे सोल्यूशन दिख जाता है। क्लास में होते हैं तो हम करवा देते हैं, नहीं तुझे करना है, हम आगे बढ़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो बच्चों आपको अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, दिमाग को शार्प करना है, उसी के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। मतलब जो टॉपिक्स हैं वो सबको, जो बोर्ड्स में भी है, बोर्ड में भी ये सब बातें लिखी मिल जाएगी, पर वहां पे दिमाग को मतलब इतना शार्प करना, हर एक व्यू से सोचना, वो नहीं सिखाया जाता। तो आपको हर एक व्यू से सोचना सीखना है। ठीक है, तो ये आपके पास में दो प्रॉपर्टी होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी जो मुझे हम बहुत शानदार लगती है, थर्ड प्रॉपर्टी वो क्या है आपके पास? सुनना, चार्ज, नेट चार्ज in any element of meet of conductor is always zero। जो अगर नेट चार्ज है ना, जो नेट चार्ज है वो एलिमेंट का, चाहे आप कितना मतलब मीट का चाहे कितना छोटा पार्ट क्यों ले लीजिए, उसमें जो नेट चार्ज आएगा आपके पास हमेशा वो कितना आएगा? आपके पास जीरो आएगा। मेरी बात समझिए, जैसे मान लो ये कंडक्टर है आपके पास में, यहाँ पे ऐसे क्या बनाया आपने? कंडक्टर बनाया। तो इसमें आप कोई भी पार्ट उठाएंगे, ये आपने ये वाला पार्ट उठाया, चाहे ये वाला पार्ट उठाया, चाहे ये वाला पार्ट, सब पार्ट के अंदर आपके पास में DQ कितना आएगा? DQ नेट जीरो आएगा। क्लियर? मतलब चार्ज कभी भी सरफेस पे नहीं रह सकता। चार्ज मैंने गलत बोल दिया, वापस बोल रहा हूं। चार्ज कैन नेवर बी inside the meat, it will
it will always remain on surface of conductor। तो भाई इंग्लिश में थोड़ी बात होगी ना, तो इसको थोड़ी देसी भाषा में समझना पड़ेगा। पहले आप इतने प्रश्नों को छाप लीजिए, फिर अपने इसको मिटा लेते हैं, फिर अपने इस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। इस बात को समझाना अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। पहले आप इसको छाप लीजिए, मैं इस पोर्शन कुछ को मिटाऊंगा ताकि मैं इस बात को समझा सकूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसको। ये प्रॉपर्टी बहुत शानदार प्रॉपर्टी जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि कंडक्टर की मीट में जो ईएफआई होगा, कंडक्टर की मीट में जो ईएफआई होगा वो हमें पता है, हम देख चुके हैं, वो हमेशा कितना होता है, 0 होता है। और उसकी वजह से कुछ कुछ रिजल्ट्स बन रहे हैं, उनमें से ये एक रिजल्ट है। उसने ये बोला कि मीट में आप कितने छोटा एलिमेंट क्यों ना पकड़ लो, मीट में आप कितने छोटा एलिमेंट क्यों ना पकड़ लो, उसके अंदर जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा। फिर आपने बात किया कि जो चार्ज होगा वो हमेशा कहां पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा कंडक्टर के, कभी उसके अंदर रह सकता नहीं है। रीजन बताइए इसका। मैं पहले थोड़ा समझाया तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। जैसे मान ले ऐसे तेरे पास है ये, ठीक, ये क्या है तेरे पास, होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर है। इतना पोर्शन मीट है इसका, इतना पोर्शन क्या है, इसकी रेडियस कुछ r1 है, इसकी रेडियस कितनी तेरे पास r2। क्लियर, ये होलोस्फीयर है और इतना पोर्शन तेरे पास मीट है। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब जो इनर रेडियस है वो r1 है स्फीयर की, और आउटर रेडियस कितनी है, r2 है। मतलब इसमें से तो मीट में कहीं भी चार्ज, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ ले, इतना सा डीवी वॉल्यूम पकड़ ले, इसमें डीवी वॉल्यूम में क्यू नेट कितना आएगा, 0 आएगा। चाहे कितने छोटा एलिमेंट पकड़ ले, कहीं पकड़ ले, उसमें हमेशा क्यू नेट कितना आएगा, 0 आएगा। दूसरी बात, चार्ज अगर रहेगा तो हमेशा सरफेस पे रहेगा। सरफेस कहां का है सर, ये एक सरफेस है, यहां पे रह सकता है, बाहर रह सकता है, पर इसकी मीट में नहीं रह सकता चार्ज। चार्ज इनसाइड द मीट ऑफ कंडक्टर विल बी ऑलवेज 0। चार्ज इनसाइड दी मीट ऑफ द कंडक्टर विल बी ऑलवेज 0। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप प्रूव करके बताइए ऐसा क्यों होता है, सोचिए, इसका रीजन बताइए। इस वाले हर एक जो आप रिजल्ट लिख रहे हैं उसका रीजन लिखना आपको जरूरी है। क्या क्या रीजन है इस बात का? इस बात का रीजन ये है कि इफ, देखिए, अगर आप कहीं भी कोई गॉसियन सरफेस पकड़ेंगे, इस वाले कंडक्टर में आप कहीं भी गॉसियन सरफेस पकड़ लीजिए, यहां पे कोई गॉसियन सरफेस पकड़ लीजिए, ये गॉसियन सरफेस है, तो इससे आप क्या बोलेंगे, इस गॉसियन सरफेस से मैं दिखाता हूं, इफ वी टेक एनी गॉसियन सरफेस इनसाइड मीट ऑफ कंडक्टर, अगर आप कंडक्टर की मीट में आप क्या पकड़ेंगे, कोई गॉसियन सरफेस पकड़ेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, E डॉट ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। E कितना है आपके पास, 0, बिकॉज कहां पे आप मीट में हमेशा EFI कितना होता है, 0 होता है। तो यह टर्म कितनी बन गई आपके पास, 0 बन गई, और अगर यह टर्म 0 बन गई तो Q इनसाइड भी कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। वापिस समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कंडक्टर की मीट है, उसमें कभी भी आपको चार्ज नहीं मिलेगा, चार्ज हमेशा सरफेस पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान ले अगर ये तेरे पास एक कंडक्टर है, ये ढक्कन क्या है तेरे पास, कंडक्टर, जो कि एक्चुअल में नहीं है, मान ले कंडक्टर है, तो चार्ज रहेगा सरफेस पे रहेगा, यहां पे रह सकता है, यहां पे रह सकता है, इसकी मीट के अंदर नहीं रह सकता। या फिर ऐसे समझ, मान ले ये बोतल पूरी सॉलिड है, मान लीजिए ये बोतल क्या है, पूरी सॉलिड है, तो चार्ज मतलब पूरी सॉलिड है, बोतल होलो नहीं है, पूरी सॉलिड है और कंडक्टर से मिलके बनी हुई है, तो चार्ज सिर्फ कहां पे रहेगा, सरफेस पे रह सकता है, अंदर तो मीट है ना, मीट में रह सकता नहीं है। पर अगर तेरे पास में होलोस्फीयर था तो इस वाले सरफेस पे भी रह सकता है, इस वाले सरफेस पे भी रह सकता है, मतलब मीट में कभी चार्ज नहीं रहेगा। ये हम बात कर रहे थे। दो बात की, क्या क्या, कि अगर आप कभी मीट के कोई छोटे से एलिमेंट में देखेंगे उसमें हमेशा क्यू नेट 0 मिलेगा, बिकॉज चार्ज हमेशा कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। इसका रीजन हमने कैसे प्रूव किया, गॉस लॉ से हमने प्रूव किया। हमने मीट में गॉसियन सरफेस लिया और उसके लिए लिखा E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको पता है जो मीट है उसके अंदर हर एक पॉइंट पे जो EFI है वो कितना है, 0। मीट के हर एक पॉइंट पे, आप यहाँ पे कोई गॉसियन सरफेस मान लो ऐसे, इसके हर एक पॉइंट पे EFI 0 होगा, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं मीट में EFI 0 होता है। अगर यहाँ पे EFI 0 होगा तो E डॉट ds टर्म कितनी बन जाएगी, 0। तो इसके अंदर क्यू इनसाइड भी कितना होना चाहिए आपके पास, 0। मतलब इसके अंदर कोई भी, जहां भी आप गॉसियन सरफेस पकड़ रहे हैं उस गॉसियन सरफेस में क्यू इनसाइड हमेशा कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये जितने रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको ढंग से छापिएगा और एक एक का कारण लिखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है।
तो हमने जितना पढ़ा है उसे वापस एक बार देख लेते हैं। कंडक्टर में जितना पढ़ा है, देखिए कंडक्टर इंपॉर्टेंट है। मैं इस लेक्चर में आपको होमवर्क की बहुत थोड़ा सा दूंगा या फिर ना ही दूंगा, ऐसा कर लेंगे अपने। पर ना आपको इसकी थ्योरी बहुत ढंग से समझनी है, आपको खुद इसके बारे में जो भी आपने ऑडियो में सुना है वो सब आपको नोट करना है। मतलब आपको लग रहा है जो जो बातें काम की वो सब आपको आपकी भाषा में लिखनी है, तभी जाके, क्योंकि मैं आपको ये दिखा सकता ऐसा ऐसा होता है। कारण आपको खुद लिखना है, कारण लिखवाने लगे बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब एक ही लाइन बाय लाइन लिखाना, चार्ज वहां जा रहा है यहाँ, बहुत टाइम टेकिंग है वो चीज। तो आपको खुद समझ के अपनी भाषा में लिखना है। हमने सबसे पहले क्या बात किया था, हमने बोला था कि मीट में EFI, कंडक्टर की मीट में EFI हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये कंडक्टर का धर्म है। इसकी वजह से इसका रीजन आप सोच लीजिए, आप वीडियो पॉज, अगर आप दिक्कत हो रहा है आप वीडियो पॉज करके सोच लीजिए कंडक्टर मीट में EFI 0 क्यों होता है, हमने बात की थी अभी। ठीक, मैंने बताया था अभी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मतलब अपने आप में क्या होता है आपके पास में कि चार्ज शिफ्ट हो जाते हैं आपके पास में, और ड्यू टू इंडक्शन एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो जाता है। ये धर्म था। क्या था धर्म? कि कंडक्टर मीट में EFI 0 होता है। इसके जो इफेक्ट थे, पहला इफेक्ट क्या था आपके पास कि कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल बॉडी। रीजन, क्योंकि आप कोई भी 2 पॉइंट पे जाएंगे मीट के थ्रू तो वहां पे हमेशा उस रास्ते से हमेशा E 0 मिलेगा, तो डेल्टा भी 0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। क्यों? क्योंकि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल बॉडी के परपेंडिकुलर होती है। ऐसी बात पढ़ी थी हमने। इसके बाद में हमने क्या चर्चा की थी, इक्विपोटेंशियल बॉडी की बात कर ली थी हमने, मीट में EFI 0 होता है। और फिर हमने बात की थी हाँ कि जो कंडक्टर है उसके अंदर आप कोई भी पोर्शन में अगर आप उठाएंगे, उसकी मीट में कोई भी पोर्शन उठाएंगे, उसमें चार्ज कितना होता है? 0। मतलब कंडक्टर की मीट में चार्ज रहता नहीं है। चार्ज हमेशा कहां रहता है? कंडक्टर के सरफेस पे। कंडक्टर की मीट में कोई चार्ज रहता नहीं है। चार्ज हमेशा कहां रहता है? सरफेस पे। जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ अगर कंडक्टर होता तो जहां पे बोन्स है वहां पे चार्ज नहीं हो सकता, चार्ज सिर्फ सरफेस पे रह सकता है, यहाँ पे फिंगर्स पे। मान जैसे ये मेरी फिंगर अगर कंडक्टर होता है, चार्ज यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, यहाँ रह सकता है, पर इसके अंदर नहीं रह सकता। जहाँ पे हड्डी है, जहाँ बोन्स है, जहाँ पे ब्लड है, जहाँ पे, वहां पे रह सकता नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक। अब इसके बाद में उसी में आगे हम कंटिन्यू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस मीट, कैन नेवर पास थ्रू मीट ऑफ कंडक्टर। कभी भी कोई इलेक्ट्रिक मीट में कभी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाई देगी। क्यों? सिंपल सी बात है यार, मीट में EFI नहीं है। अगर आपके पास में वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका मतलब तो ये हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहीं पे होती है जहां पे EFI होता है। मीट में EFI नहीं है, तो मीट में आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होनी नहीं चाहिए। तो इसमें कोई मतलब अजीब बात नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये एक धर्म, मतलब धर्म 1 की वजह से जो जो इफेक्ट थे वो सारे थे, आप इनको सही ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। अब मैं बात कर रहा हूं धर्म 2, जो कि अपने आप में बहुत सही चीज है। उसे आप बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। उसे आप क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? ठीक, मैं आपको पहले इसका स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। आप पहले इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए, फिर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप इसका स्टेटमेंट लिख लीजिए। इफ इनसाइड, आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, if inside cavity of a conductor there is no charge, then EFI will always be 0 inside the cavity. क्या बोला? if inside cavity of conductor there is no charge, then EFI inside cavity must be 0। भैया बहुत शानदार प्रॉपर्टी है, बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है। इसमें क्या बोल रहा है ये? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक कंडक्टर बना दिया आपने, ऐसे ना, ऐसे कंडक्टर के अंदर ये कैविटी है, ये ऐसी क्या है आपके पास? दिस इज कैविटी। ये क्या दोस्त? कैविटी समझ में आता है? कंडक्टर के अंदर से कुछ पार्ट काट दिया, तो अंदर से जो खोखला हिस्सा है उसको हम क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन कैविटी है, इतने पोर्शन में मटेरियल है। क्लियर? अगर भाई साहब इस कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है, इस कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, Q इनसाइड कैविटी इज 0, Q
इनसाइड किसके अंदर, कैविटी के अंदर कितना है आपके पास, 0। अपने अंदर कोई चार्ज नहीं रखा, तो आप बाहर से कुछ भी कर लीजिए, यहाँ पे Q3 ले आओ, यहाँ पे Q4 ले आओ, यहाँ पे Q5 ले आओ, कंडक्टर को चार्ज कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपके पास में कभी भी आपको इस कैविटी के अंदर EFI मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर Q इनसाइड कैविटी इज 0, देन EFI at any point, EFI at any point inside cavity will be 0। अब कोई भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे EFI वो आपके पास क्या होगा, 0 होगा। इसका रीजन क्या मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए आप यहाँ पे चार्जेस रखेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ चार्ज रखा Q1, जिसकी जो फील्ड लाइंस है यहाँ पे ऐसे फील्ड लाइंस कुछ निकल रही होगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ फील्ड लाइंस आ रही होगी ऐसे। तो अगर ये फील्ड लाइंस है, ये इस कैविटी को क्रॉस नहीं कर, मतलब इस मीट को क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों मीट को क्रॉस नहीं कर सकती? बिकॉज अगर मीट को क्रॉस करेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए जो आ नहीं सकता। मतलब अगर यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे से कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और ये फील्ड लाइन यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी। कोई भी फील्ड लाइन बाहर की, कोई भी फील्ड लाइन अंदर नहीं जा सकती, अंदर की कोई भी फील्ड लाइन बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये रास्ता तो बंद है ना। आप सोच के देखिए, आपके घर के आसपास में एक मान लो बहुत गहरा खड्डा है, तो उस खड्डे के उस तरफ वाला आदमी मान लो एक बहुत गहरी मतलब कुछ खाई बना दी, जैसे पुराने हुआ करते ना, आपके पास कोई फोर्ट है, फोर्ट के आसपास में एक बहुत बड़ा ऐसे खाली स्पेस है, मतलब उसमें कुछ कैविटी टाइप में है या फिर कुछ खाई है, बहुत बड़ी नदी टाइप कुछ भी ऐसे, तो वहां का कोई उस तरफ वाला बंदा इधर नहीं आ सकता और अंदर वाला बंदा उधर नहीं जा सकता। तो आपको पता है सर जी, इस वाले से, इस मीट से फील्ड लाइन नहीं गुजर सकती, मतलब अंदर ही कोई फील्ड लाइन बाहर नहीं जा सकती और बाहर ही कोई फील्ड लाइन अंदर नहीं आ सकती। अंदर कोई फील्ड लाइन होगी नहीं, बिकॉज अंदर कोई चार्ज ही नहीं है आपके पास, फील्ड लाइन निकलेगी कहां से? अगर यहाँ पे Q होगा तब तो फील्ड लाइन निकलेगी ना, तो अंदर से कोई फील्ड लाइन निकलेगी नहीं। बाहर आप कुछ भी करते रहिए, बाहर की फील्ड लाइन अंदर नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ गई? इस बात को आप याद रखिएगा, ये बहुत शानदार चीज है। क्या कि अगर आपके पास में कंडक्टर में कैविटी है और कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, उसके अंदर हमेशा जो EFI रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसी वजह से अगर आप डिस्कवरी वगैरह पे देखते होंगे तो आपको बोलते हैं, जब लाइटनिंग होती है स्काई में, जब स्काई में लाइटनिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आप अपने आप को कार में बंद करके बैठ गए, आप किसी में बंद करके बैठे, कार में बंद करके बैठ गए, तो कुछ हो जाए, भले कितनी जोर से कुछ भी हो जाए, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज क्यों? आप अंदर बैठे हैं कार के, और तो वो क्या हो गया, ऊपर कंडक्टर है तो आप कैविटी में बैठे हैं, सही है ना। आप ऐसे कार में बैठे हैं तो यहाँ पे ऐसे कार है आपके पास, तो आप इस कंडक्टर कहां बैठे हैं, कैविटी के अंदर बैठे हैं। और अगर आप कैविटी में बैठे हैं तो बाहर कुछ भी होता रहे, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं। और जो आपके पास में, अगर आप लेबोरेटरी में बाद में आप IITs वगैरह में जाएंगे या फिर कहीं पे भी आप अगर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास में कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिसपे चार्ज नहीं आने देना चाहते, तो उसको किस में रखा जाता है, कंडक्टर में रखा जाता है। एक कंडक्टर में आप कोई भी एक और कोई इंस्ट्रूमेंट रख दीजिए, मान लीजिए। अब चाहे बाहर कुछ भी होता रहे, ये एक होलो कंडक्टर था, इसका ढक्कन खोला, इसके अंदर कुछ चीज रख दी, अब बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, इस पे कभी चार्ज आ सकता नहीं है। तो ये अपने आप में बहुत शानदार चीज है। क्या कि अगर कंडक्टर के अंदर कैविटी है और उसमें चार्ज नहीं है, तो आप कुछ भी कर लीजिए, उसके अंदर चार्ज आ सकता नहीं है। तो इसको मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने के लिए, या फिर डैमेज ना हो जाए, या फिर इस पर कुछ चार्जेस ना आ जाए, इसकी वजह से इसको शील्डिंग करके रखा जाता है कंडक्टर के अंदर। मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो बच्चों ये चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इतनी मतलब कंडक्टर से वीडियो वापस देख लीजिए अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत है, पर एक एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो कंडक्टर आपको प्राण दे देगा। बता रहा हूं, कंडक्टर आपको नहीं चाहिए। कंडक्टर अगर ढंग का सवाल आप देखें ना, कंडक्टर फंसाना हो तो मतलब किसी को फंसाया जा सकता है। कंडक्टर सही चीज है, मतलब फंसाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो मैं बता रहा हूं कि अभी तो शुरुआत है, कंडक्टर आपको और बहुत गहराई में लेके जाएगा, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आपको दिखाएगा। तो कंसेप्ट्स के बिना आप वहां पे नहीं पहुंच सकते। ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए। आपको दिक्कत हो तो आप वापस वीडियो देख के आप एक एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। तो ये सवाल है, और ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप एक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देगा कंडक्टर के ऊपर। कंडक्टर थोड़ा चैलेंजिंग है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले बताओ, आप सोचे सर जी सिर्फ बस पढ़ा दिया और चमक जाएगा, नहीं, आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको थॉट्स देके आने पड़ेंगे। नहीं तो हल्के हल्के सवाल तो आपसे कंडक्टर हो जाएंगे, पर गहरे में आप फंस जाएंगे। तो मैं आपको एडवाइस पहले ही बता दे रहा हूँ, बच्चों के लिए स्ट्रगल रहता है इसके अंदर। तो आपको सर कैसे बचा जा सकता है स्ट्रगल से, आप नोट्स सही ढंग से समझिए। जो थ्योरी बताई जा रही है, थ्योरी सही ढंग से अगर आप समझ जाएंगे तो आप इसमें नहीं फंसेंगे। सवाल से कंसेप्ट को चमकाने की कोशिश करता हूं। सवाल में आपको बोला गया कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है, ये एक न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल है। यहाँ पे आपने क्यू चार्ज को रखा है, और ये क्यू चार्ज क्या है, शेल के अंदर है कि शेल के बाहर है? ये शेल के बाहर है। और इससे जो इसकी दूरी है आप वो मान लीजिए कुछ स्मॉलर, कितनी मान लीजिए आप यहाँ पे स्मॉलर, और ये आपके पास कुछ कैपिटल है। क्लियर? तो
तो आपसे क्या बोला गया, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। सबसे पहला सवाल, इसमें जो सवाल का स्टेटमेंट है वो ये है, ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड नियर कंडक्टिंग शेल एज शोन इन फिगर। ये कैपिटल Q रखा गया और इस शेल पे कोई चार्ज नहीं दिया आपने बिकॉज न्यूट्रल है। फाइंड आउट, पहला सवाल है नेट EFI एट पॉइंट O। O उसका सेंटर है, O क्या है आपके पास में, शेल का सेंटर। फिर बोला गया EFI ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट O। सबसे पहले इसमें नेट पूछा गया, फिर इस Q चार्ज की वजह से O पे कितना है वो पूछा गया। फिर आपसे पूछा गया EFI ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑफ द शेल एट पॉइंट O। फिर पूछा गया कि इस शेल पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे, उसकी वजह से EFI O पॉइंट पे कितना है। टेक योर टाइम, अगर मान लो 5 मिनट रहता है, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, आप टाइम लीजिए अपना, कोई इशू नहीं है। पर सवाल में जो कंसेप्ट है उसको निचोड़िए। आप पहले फंसिए, अगर आप फंस जाएंगे तो निकाल मैं दूंगा, पर अगर आप फंसेंगे नहीं फिर बहुत दिक्कत है। आप फंसिए, उसमें फंसने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप कुछ अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है आप फंसे, आप फंसिए, टाइम लीजिए। आपको दिक्कत आ रहा है, थ्योरी वापस देखिए, पर उसके बाद में सवाल में जब आपको लगे हाँ सर जी अब अपने तैयार हैं, तब मैं आपके साथ में ये मतलब इसका सोल्यूशन शेयर कर सकते हैं, तब आप आगे वीडियो स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए, अगर आपने नहीं किया तो आप पोज करके अटेम्प्ट कीजिए, मैं इसे सोल्व कर रहा हूं। मैंने बोला कि यार आपको क्या बोला गया कि ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट है O, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये O पॉइंट इसी कैविटी में है, आप बोल सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत थोड़ी। एक स्फेरिकल शेल के अंदर वाला पार्ट में से कैविटी हुआ, एक सॉलिड स्फीयर में से उसे जस्ट थोड़ा छोटा स्फीयर काट लिया तो कैविटी है। शेल, आप शेल को ऐसे बोल सकते हैं ना, पूरा सॉलिड स्फीयर था, उसमें थोड़ी सी कम रेडियस का एक स्फीयर काट लिया तो शेल बन गया आपके पास। तो आप इस पोर्शन को क्या बोल सकते हैं, कैविटी बोल सकते हैं। कंडक्टर का धर्म क्या है, कंडक्टर का धर्म ये है कि अगर कैविटी के अंदर चार्ज 0 है तो वहां पे कैविटी के हर एक पॉइंट पे नेट EFI कितना होगा, 0 होगा। ये बात समझ में आ गई बात। तो हमने बोला नेट EFI एट पॉइंट O, नेट EFI। तो जो हम बोलते हैं ना भी अगर आपके पास में कैविटी में चार्ज 0 है तो नेट EFI 0, वो नेट EFI है, ये बात ध्यान रखना, दैट इज नेट EFI। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि हम यहां पे धर्म लगा रहे हैं, धर्म कौन सा धर्म, धर्म 2। क्या क्या धर्म था, इफ देयर इज नो चार्ज, इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड कैविटी, इनसाइड कैविटी, देन net EFI, then net EFI inside cavity will be 0, will be 0। देख रहे थ्योरी में नेट मैंने लिखवाया था कि नहीं, मुझे याद नहीं है, अभी देख लेना, अगर नहीं है तो हम नेट कर लेना। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नेट EFI। अच्छा, अब आपसे पूछा गया नेट EFI एट पॉइंट O, तो मैंने आंसर बोल दिया इसका 0। इसका आंसर क्या होगा तेरे पास, 0। क्यों सर ऐसा बोला आपने, बिकॉज़ धर्म है, क्या आपका धर्म, धर्म 2 की वजह से बोल दिया 0, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर आप बोलेंगे सर जी EFI ड्यू टू चार्ज Q एट पॉइंट O, इस Q चार्ज की वजह से यहां पे EFI कितना होगा, तो आप कूलम्स के पास जाइए, कूलम्स को बोलो बीच में कुछ आ गया यार, तो EFI मतलब उससे बोला एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज पे लगने वाला फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, कुछ भी हो वो उतना ही लगता है। तो आप ये देखिए सर जी इस Q चार्ज की वजह से यहां पे जो EFI अगर कुछ नहीं होता तब जितना होता तब भी अब भी उतना ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए कंडक्टर में कुछ नहीं होता, जैसे यहाँ पे Q है, इस वाले पॉइंट पे अगर आप EFI देखेंगे तो क्या करेंगे, 1 कूलम चार्ज रखेंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो कितना होगा, KQ/R²। तो वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता, तो इस Q पॉइंट की वजह से यहाँ पे EFI कितना होगा आपके पास में, दैट इज KQ/R²। और किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, O पॉइंट। क्लियर। अब सर जी बहुत दिक्कत हो गया, मैं कैसे दिक्कत हो गया सर, आप तो बोले नेट 0 है पर इस Q की वजह से तो आ गया, तो अरे मैं बोल रहा हूं नेट 0 है भाई। मैंने ये बोला कि भाई साहब ये एक मार्कर है, यहां पे ये ऐसे एक मार्कर है, मैंने बोला इस पे नेट फोर्स 0 है, फिर मैं बोलूं मैंने इस पे 5 न्यूटन लगाया, यहां से मैंने 5 न्यूटन लगाया, तो आप उसे 5 न्यूटन लगा दिया, अरे तो नेट फोर्स 0 ना, इधर से 5 लगाया तो इधर से 5 लगेगा कोई ना कोई। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पे नेट EFI 0 है, आप बोल रहे हैं कि सर जी Q की वजह से EFI कुछ EQ आ गया, तो किसी की वजह से इस तरफ आना पड़ेगा E डैश,
ताकि नेट कितना हो जाए, 0 हो जाए। अब सर दूसरा कौन आएगा, दूसरा एक कंडक्टर आएगा। क्यों आएगा कंडक्टर? बिकॉज अगर आपने यहां पे क्यू चार्ज को रखा होगा तो यहां पे कैसा चार्ज आया होगा, आपके पास नेगेटिव चार्ज आया होगा। यहां पे कैसा चार्ज आएगा दोस्त, तेरे पास नेगेटिव चार्ज आया होगा, और यहां पे कैसा चार्ज आया होगा, तेरे पास पॉजिटिव चार्ज आया होगा। सही है ना ये बात? इस क्यू चार्ज को देख के इस पर चार्ज इंड्यूस होगा ना। आप याद कीजिए कंडक्शन जो आपके पास में इंडक्शन मेथड था, उसमें क्या करते थे, एक चार्ज रोड को लेके आते कंडक्टर के पास में, तो उस पर चार्ज इंड्यूस होता था। अगर आप इस क्यू चार्ज के पास में कोई कंडक्टर को लेके आएंगे, चार्ज इंड्यूस होगा, चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इसकी वजह से भी कुछ ईएफआई आएगा, और वो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से ऐसा ईएफआई आएगा, इस इंड्यूस चार्ज की वजह से ऐसा ईएफआई आएगा कि नेट ईएफआई 0 हो जाए। तो अगर इस क्यू चार्ज की वजह से इधर आया के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इस इंड्यूस चार्ज की वजह से इस तरफ आएगा कितना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपने बड़ा सर्च यहां पे कितना आएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इस तरफ। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि कंडक्टर अपने ऊपर इस तरीके से चार्ज इंड्यूस करेगा कि नेट ईएफआई हमेशा कैविटी में कितना रहे, 0 रहे। तो आप लिख सकते हैं, तो कंडक्टर ने बहुत स्मार्ट है, कंडक्टर को पता है अपना धर्म ये है तो ये करना ही करना है। उसके लिए कैसे भी करेगा, कुछ भी करेगा, वो उसका हेडेक है, पर वो करेगा पक्का। अगर उसको पता है कैविटी का जो चार्ज नहीं है, ईएफआई 0 करना है, तो अपना चार्ज इंड्यूस करेगा, इधर उधर भेजेगा, तो कुछ भी करेगा भले ही, पर हमेशा आपको रिजल्ट सही देगा। तो मैंने बोला कि कंडक्टर shall will induce charge in such a way so that net EFI inside cavity will become 0। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई जो आपके पास में शेल है वो इस तरीके चार्ज इंड्यूस करेगा कि उसी कैविटी के अंदर आपके पास में ईएफआई कितना बन जाए, 0 बन जाए। तो यहां पे देख, अगर ये क्यू चार्ज नहीं होता, तो ये भी कोई चार्ज इंड्यूस नहीं करता, बिकॉज इसको पता है कि बाहर वालों की वजह से 0 है, तो मैं भी अपना 0 रखता हूं। जैसे ही यहाँ पे क्यू चार्ज आएगा तो ये अपनी वजह से कुछ ईएफआई दिखाएगा, और ये ईएफआई दिखाएगा तो ये बोले अच्छा ईएफआई आ गया, अब मुझे काम करना पड़ेगा ताकि मैं ईएफआई को 0 कर सकूं। तो अपना चार्ज इंड्यूस करेगा, उसकी वजह से ईएफआई लेके आएगा, और दोनों ईएफआई को क्या करेगा, मार देगा। मतलब इसका जो ईएफआई आएगा उसको जस्ट अपोजिट एक्शन में ईएफआई लेके आएगा। सर अगर मान लो यहां पे एक और 2Q आ जाए, तब क्या होगा? सबसे पहले आप इन दोनों की वजह से नेट ईएफआई निकालो किसी पॉइंट पे, नेट ईएफआई पता लग गया। अब कंडक्टर बोलेगा अच्छा अब मुझे मेरा काम करना है, नेट ईएफआई को मारना है। तो क्या हुआ, इन दोनों में जैसा ईएफआई आएगा उससे जस्ट अपोजिट एक्शन में किसका ईएफआई आ जाएगा, आपके पास इंड्यूस चार्ज की वजह से। क्लियर? तो बच्चों स्टार मार्क कर दीजिए, शानदार सवाल है। अब इस पर टाइम डिवोट कीजिए, फिर अपने इस पे आगे बढ़ेंगे। आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने इस पे आगे। क्या है हमारे पास यहाँ पे ऐसे कंडक्टिंग शेल है, क्या है आपके पास, दिस इज कंडक्टिंग शेल। क्लियर? ये ऐसे कंडक्टिंग शेल है आपके पास। अच्छा अब क्या हुआ, इस कंडक्टिंग शेल पे यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं आपके पास। यहाँ पे मान लो एक Q1 चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे भी एक ऐसे Q चार्ज रखा हुआ है। क्लियर? इसकी दूरी भी यहां से आपके पास कुछ R है, और इसकी दूरी भी आपके पास कुछ R है। और ये जो कंडक्टर है आपके पास में न्यूट्रल है। कंडक्टर कैसा है आपके पास, न्यूट्रल है। अगेन उसी तरीके का सवाल, इस वाले चार्ज का नाम कुछ 1 रख देते हैं, चार्ज का नाम, इस वाले चार्ज का नाम कुछ 2 रख देते हैं, और ये न्यूट्रल है। आपसे पहला सवाल तो सीधा एक ही सवाल पूछता हूं मैं आपसे, फाइंड नेट ईएफआई ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज on shell at center of shell के सेंटर के ऊपर इंड्यूस चार्ज की वजह से नेट ईएफआई कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सोल्व कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपने कर दिया होगा। आइए देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए सर, इस वाले क्यू चार्ज की वजह से यहां पे ईएफआई कितना होगा, तो वो डिपेंड नहीं करेगा। एक चार्ज की वजह से एक पोजीशन पे जो ईएफआई है वो फिक्स आएगा, कितना आएगा, बस के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर कर देते हैं ना इसको, स्मॉल आर इसकी रेडियस मान लेते हैं, के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। इस क्यू की वजह से भी ऐसा आएगा आपका के क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। कंडक्टर पे अगर आप देखेंगे तो कैसा चार्ज इंड्यूस होगा आपके पास, कुछ ऐसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा।
इस Q के पास में यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव को बुलाएगा अपने पास, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी किसको बुलाएगा, ये नेगेटिव को बुलाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जैसे ही अगर आप इस कंडक्टिंग शेल को बोलेंगे तेरा धर्म क्या है, तो कंडक्टिंग शेल बोलेगा मेरी कैविटी के अंदर चार्ज नहीं है, तो उस कैविटी के अंदर हर एक पॉइंट पे EFI 0 होना चाहिए। हर एक पॉइंट पे, हम सेंटर की बात करें, हर एक पॉइंट पे EFI 0 होना चाहिए। अब मैंने बोला कि यार होना तो चाहिए, पर इस Q की वजह से ऐसा आ गया, इस Q की वजह से ऐसा आ गया, मतलब नेट EFI इधर इधर आ रहा है। E नेट ड्यू टू चार्ज, E नेट किसकी वजह से, ड्यू टू चार्ज इधर आ गया। और कितना है आपके पास, दिस इज √2 KQ²R, √2 KQ²R ऐसा आ गया आपके पास। अगर यार ऐसा EFI आ गया किसकी वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो आप ये बता सकते हैं क्या कि कंडक्टिंग जो आपके पास में शेल है, इसमें जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो किस तरफ EFI लेके आएगा। तो आप क्या बोलेंगे, है होना ऐसा चाहिए आपके पास कि इसके कंडक्टिंग शेल के अंदर हर एक पॉइंट पे नेट EFI 0 होना चाहिए, पर इन दोनों चार्जेस की वजह से ऐसा आ गया, तो शेल बोलेगा अब हमें तैयार होना है, अपने धर्म को फॉलो करना है। धर्म ये बोलता है अंदर EFI 0 होना चाहिए, तो भाई साहब शेल की वजह से इसके जस्ट अपोजिट आएगा और इक्वल आ जाएगा। दिस इज E ड्यू टू शेल। मेरी बात समझ में आ रही है। और ये कितना आएगा आपके पास, जितना इन एक्सटर्नल की वजह से आया, दैट इज √2 KQ/R²। समझ में आ रही है बच्चों ये बात। तो हमें एक चीज, मैंने जो आपको कंडक्टर में इंपॉर्टेंट, आपको धर्म पता होना चाहिए कौन कौन से धर्म है। धर्म पहला तो एक हमने देखा है मीट में EFI 0 होता है, उसका यूज नहीं हो रहा। दूसरा धर्म का यूज हो रहा है, वो क्या था कि भाई साहब अगर आप शेल के अंदर अगर आप जाएंगे, कोई भी कैविटी वाला कोई भी पॉइंट होगा, वहां पे अगर अंदर चार्ज नहीं है तो EFI 0 होगा। शेल को चाहे कुछ भी करना पड़े, पर वो जो आपके पास में जो पॉइंट है कि उसके अंदर EFI 0 करना है, इस चीज को उसे फॉलो करना ही करना है। मेरी बात समझ में आ गई। तो आप बोलेंगे शेल की वजह से EFI कुछ ऐसा होगा, कितने एंगल पे होगा, 45 डिग्री पे, बिकॉज ये दोनों फोर्सेस बराबर है आपके पास। और कितना होगा, √2 KQ/r²। यही बात मान लीजिए अगर आप इस वाले पॉइंट पे देखते सर, यहां पे शेल की वजह से कितना होगा, तो पहले आप बाहर वालों की वजह से निकाल लीजिए, उसको जस्ट अपोज करेगा कौन, शेल का। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए, फिर अपने अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं जो थोड़ी बेटर है। तो अभी जो हमने एक सवाल देखा, देखिए मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं ना, एक चीज आप जान लीजिए, वो आपके आगे की प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। देखिए अगर आपको कभी किसी पॉइंट पे EFI निकालना हो, चाहे पोटेंशियल निकालना हो, ये दोनों ही चीजें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करती है। मेरी बात समझ में आ रही है। क्या कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल और कैलकुलेशन ऑफ EFI दोनों क्या करता है आपके पास में, क्या फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात में नोट्स बोर्ड डब्बे में जैसे भी आप नोट करते हैं वैसे नोट कर लीजिए। क्या लिखेंगे, EFI एंड पोटेंशियल बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मेरी बात समझ आ रही है आपको। ये दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करते हैं आपके पास। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपको यहां पे दो चार्जेस हैं आपके पास में, Q1 चार्ज है, यहां पे ऐसे Q2 चार्ज है। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे EFI निकालना है, तो आप पहले तो Q1 की वजह से निकाल रहे हैं, सिर्फ Q1 की वजह से निकालिए। फिर आपको Q2 की वजह से निकालना है, सिर्फ Q2 की वजह से निकालिए, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, जो E नेट होगा, E नेट कितना आएगा आपके पास, E ड्यू टू Q1 प्लस E वेक्टर फॉर्म में ड्यू टू Q2। ये होता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मान लीजिए मैं एक चार्ज, जो दो चार्जेस यहां पे पड़े हैं, अगर आपको मेरे ऊपर लगने वाला फोर्स निकालना है, तो पहले आप एक की वजह से निकाल लीजिए, फिर दूसरे की वजह से निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। सिंपल बात है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिमिलरली पोटेंशियल में भी ये बात फॉलो होती है। अगर मैं आपको बोलूं इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो आप पहले इसकी वजह से निकालते हैं, V@O कितना आता है, KQ1, इसको R1 बोल दीजिए, इसको कितना बोल दिया, R2, जिसकी वजह से कितना है, KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये इजी टास्क है आपके पास में। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सही ढंग से यूज करेंगे तो आपको बहुत सारी जगह पे आसानी होगी। क्लियर। तो अब आपको कई सवालों में इसको यूज करना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। आइए मैं इसी पे बेस है ना आपको कुछ सवाल देता हूं, एक पोटेंशियल एक सवाल देता हूं, वो मुझे कंसेप्ट उसका बढ़िया लगता है। देखिए आपसे होता है कि नहीं होता। सवाल ऐसा ही है ना हमारे पास। सवाल ऐसे बोला गया कि यहां पे ऐसे एक कंडक्टिंग शेल है, दिस इज न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल, न्यूट्रल कंडक्टिंग शेल। क्लियर। आपसे बोला कि यहां पे एक चार्ज Q1 पड़ा है, कितनी दूरी पड़ा है आपके पास, R1 दूरी पे।
ठीक है, और यहां पे ऐसे एक दिस इज न्यूट्रल और इसकी डिस्टेंस आपके पास कैपिटल आर है, इसका ये सेंटर है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला सवाल आपके पास बनता है फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q1। इस Q1 की वजह से इस O पॉइंट के पोटेंशियल कितना है ये आपको बताना है, सिर्फ Q1 की वजह। सेकंड आपसे क्या पूछा गया, फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है ये आपको बताना है। थर्ड आपको क्या बताना है, थर्ड आपको बताना है नेट पोटेंशियल वी नेट एट O, पोटेंशियल पॉइंट O पे नेट पोटेंशियल कितना है। ये तीनों सवाल आपके पास है, सिंपल है। अगर आप प्रिंसिपल सुपर प्रेशर यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर पाएंगे। मैं आपको ये एडवाइस करता हूं कि ना आप अपने कंसेप्ट के ऊपर स्टिक रहिए। आप ऐसे मत मानिए सर ऐसे क्यों कर दिया, क्यों का आपके पास में क्यों भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स की ना तो आपके दिल दिमाग में क्यों भरा हुआ है, क्यों 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 आपको इस हर एक हमेशा सोचते ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा रट्टा मारना नहीं है, ये हिस्ट्री जियोग्राफी ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, एक बार जो हो गया वो हो गया। नदी यहां से यहां बहती है तो यहीं पे बहती है, ऐसा नहीं है। हमारे पास रीजन भी यहां से यहां क्यों बहती है, तो आपको पूरी को निचोड़ देना है ना कंसेप्ट को। ठीक है, तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। अभी मेरे को ये बढ़िया सवाल लगता है, आप सब स्टार मार्क कर दे सकते हैं। हाँ भी किया जाए। आइए अब आप क्या बोलेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए होगा क्या। मतलब अगर आप यहाँ पे Q1 चार्ज को लेके आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। सर ये नेगेटिव चार्ज क्यों आया, बिकॉज अगर यहाँ पे Q1 है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव बोल रहे पास आ जा पास आ जा पास आ जा, तो बेचारा आ गया। यहाँ पे कैसा कुछ दूर में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। मैं पूछूं इस कंडक्टिंग शेल पे अभी भी Q नेट कितना, Q नेट तो जीरो, बिकॉज ये शेल तो आपके पास में आइसोलेटेड बॉडी है ना, इस पे तो कहीं से चार्ज आ नहीं सकता। इनिशियल चार्ज भी नहीं था, फाइनल भी जीरो था, पर इधर जितना इंड्यूस हुआ उतना जितना नेगेटिव इंड्यूस होगा उतना पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। Q नेट तो जीरो का जीरो ही रहना है। कुछ लोगों को ये डाउट आया सर नेगेटिव चार्ज आया कहां से, तो न्यूट्रल था। अरे भाई टोटल चार्ज आपके पास में कुछ न्यूट्रल है, इसका मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, पर दोनों का अमाउंट बराबर होता है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लेके आए, कोई चार्ज को लेके आए, उस वजह से क्या नेगेटिव चार्ज एक साइड आ गया, तो उस तरफ दूसरी साइड में आपके पास नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी होगी। मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए आपको यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। ऐसा आपका चार्ज इंड्यूस हो गया। ठीक है, चार्ज इंड्यूस हो गया, समझ में आ गई बात। Q नेट अभी भी जीरो है। अब आप देखिए, अगर मुझसे सबसे पहले पूछेगा फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज Q1, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ Q1 चार्ज की वजह से देख लेते हैं। Q1 चार्ज की वजह से पता कितना आएगा, KQ1 डिवाइड बाय R1, KQ1 डिवाइड बाय R1। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही आता है। ठीक है, अगर आप बात करें इंड्यूस चार्जेस की वजह से, किसकी वजह से, इंड्यूस चार्जेस की वजह से, तो कैसे करें यार, कैसे करेंगे इंड्यूस चार्जेस की वजह से, फंस गए क्या? अरे को समझ में आ रहा क्या, वैसे तोते उड़ रहे हैं भाई साहब। इंड्यूस चार्ज मतलब EFI हमने निकाला था, तब तो हम इंड्यूस चार्ज निकाल ही नहीं पाए ना, मतलब क्योंकि कैलकुलेशन बहुत दिक्कत थी। तो मेरी बात सुन, EFI और पोटेंशियल में डिफरेंस है। EFI कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब ऐसा नहीं है इस वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल इधर उधर, पोटेंशियल इधर उधर नहीं होता, वो एक वैल्यू है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। अब आप देखिए हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस है, हर एक चार्ज की जो डिस्टेंस है कहां से, सेंटर से, वो कितनी है, R। तो आप सोच के देखिए, अगर यहां पे कुछ माइनस Q इंड्यूस हुआ होगा, कुछ माइनस Q इंड्यूस हुआ होगा, तो यहां पे कैसा इंड्यूस हो गया, प्लस Q इंड्यूस हो गया होगा। तो अगर आप इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे माइनस KQ डिवाइड बाय कैपिटल R, तो इसकी वजह से कितना बने थे पास, प्लस KQ डिवाइड बाय R। अरे सही है ये बात, आप बिल्कुल फंडामेंटल से कर सकते हैं। अभी इस वाले हर एक चार्ज की दूरी कितनी है, यहां से R है आपके पास, मैंने लिख दिया माइनस KQ बाय R, और इसकी वजह से लिख दिया प्लस KQ बाय R।
इसे मैंने वो रिजल्ट यूज नहीं किया भी शेल के सेंटर पे कितना था, वो रिजल्ट यूज नहीं किया, बिकॉज बाहर से लेके आऊंगा तो कुछ इसकी वजह से भी आएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सिर्फ ये किया भी सेंटर से हर एक चार्ज की दूरी लिखी, एलिमेंट ले लेके लिख दिया, इस वाले की वजह से कितना पोटेंशियल, इसकी वजह से कितना पोटेंशियल, तो इसकी वजह से कितना है आप के माइनस क्यू बाय आर, इसकी वजह से कितना है प्लस के क्यू बाय आर, मतलब नेट कितना हो गया, जीरो हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? सर जी को दोनों जाता है, नेगेटिव आया ना पॉजिटिव आया, भाई साहब जितना नेगेटिव आया उतना ही पॉजिटिव आया, जो पोटेंशियल नेगेटिव की वजह से आएगा उतना ही पॉजिटिव की वजह से आएगा, और दोनों से डिस्टेंस बराबर है आपकी, इस वजह से उनका नेट सम कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। आपको मजा आ रहा होगा कंडक्टर में, आई होप जो मैं बता रहा था आपको समझ में आ रहा है। हाँ भाई कंडक्टर थोड़ा सा दुखदाई तो है। तो अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। हमने बोला फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज दैट इज जीरो, ये अपने आप में बेहतरीन है, खूबसूरत है। अगर आप बात करेंगे वी नेट एट पॉइंट ओ, तो भाई साहब वी नेट एट पॉइंट ओ के लिए मास्टर ने अभी अभी बोला क्या यूज करो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, वी नेट एट पॉइंट ओ जो होगा किस किस के बराबर होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट ओ प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अरे चमका इतना, ठीक। अब अगर आप देखेंगे तो Q1 की वजह से कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज के Q1 बाय स्मॉलर, और इंड्यूस चार्ज की वजह से जीरो, नेट कितना आ रहा है के Q1 बाय स्मॉलर, तो V नेट जो आपके पास में आया O पॉइंट पे दैट इज के Q1 बाय R। इज इट डन? ठीक है बच्चों, आई होप आपको चमक गया होगा, और नहीं चमका तो आप सोचिए ये बढ़िया चीज है। ठीक है, आइए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसी में थोड़ा सवाल बदल देता हूं और सवाल को और खूबसूरत बना, जो बढ़िया सवाल है और उससे भी बढ़िया सवाल है। अब क्या हमने सवाल में एक बदलाव किया, पहले हम जो भी बात कर रहे थे वो ओ पॉइंट पे कर रहे थे, अब जो भी बात कर रहे हो पी पॉइंट पे कर रहे हैं। पी पॉइंट कितना दूर है आपके सेंटर से, r/2 की दूरी पे, आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर। सवाल में पूछा गया फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज Q1। सबसे पहला सवाल ये कि Q1 चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा। सेकंड, फाइंड आउट वी नेट एट पॉइंट पी, पी पे आपके पास में नेट पोटेंशियल कितना है ये आपको बताना है। थर्ड सवाल है आपके पास फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस ऑफ द शेल। तो बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। हुआ भाई? आइए अब इसको देखते हैं। हमें बोला गया पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। सबसे पहले किसकी वजह से निकालना है, Q1 की वजह से। तो Q1 की वजह से कितना है पी पॉइंट पे पोटेंशियल, V एट पी कितना है, K Q1 डिवाइड बाय कितनी डिस्टेंस है आपके पास में, ये डिस्टेंस देखिए P और इसके बीच में, दैट इज R1 माइनस R/2, R1 माइनस R/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हुआ होगा इजीली। फिर अगर आप बात करें फाइंड आउट V नेट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल निकालना है। अब ये निकालने में थोड़ा दिक्कत आती है लोगों को। लोग क्या करने जाते हैं, मैं अप्रोच बताता हूं लोगों की अप्रोच ये रहती है, सर देखिए कि P पॉइंट पे इस Q1 की वजह से पता है, P पॉइंट पे Q1 की वजह से तो पता है, क्यों ना इंड्यूस चार्ज की वजह से निकाला जाए। तो इंड्यूस चार्ज यहां पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, कुछ यहां पे कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब की बार क्या, हर एक चार्ज की दूरी बराबर नहीं है, बिकॉज ये वाला चार्ज पास है, ये वाला चार्ज थोड़ा दूर है। तो अब आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं, कैसे नहीं, जैसे पहले कर रहे थे कि हमने पहले इसकी वजह से निकाला, P पॉइंट पे Q1 की वजह से निकाला, फिर शेल की वजह से निकाला, दोनों जोड़ दिया। अब शेल की वजह से निकाल ही नहीं पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जो पॉइंट्स हैं उनकी डिस्टेंस डिफरेंट है आपके पास। तो सर कैसे किया जाए, आपको मैं एक और तरीका बता सकता हूं। आप O पॉइंट पे पोटेंशियल पता है आपको कितना है, हाँ पता है, उतना ही P पॉइंट पे होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर EFI जीरो है। अगर EFI आपके पास में जीरो है तो अगर आप लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DL, तो आपको दिखाई देगा पॉइंट O और पॉइंट P से, O से P अगर आप मूव करेंगे तो डेल्टा V की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इज इट क्लियर? ठीक, समझ में आ गई ये बात। इसका मतलब क्या, जो पोटेंशियल पॉइंट O पे होगा, आप क्या बोलेंगे, V एट पॉइंट O, यहां पे लिख देता हूं मैं, V एट पॉइंट O इज इक्वल टू V एट पॉइंट P। इसकी बात है Y, ये Y आपको खुद लिखना है। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज जब आप O से P पे मूव कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई नहीं दे रहा, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखाई दे रहा तो आप लिखेंगे डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट DL। तो E की वैल्यू जीरो, तो डेल्टा V की वैल्यू भी कितनी है आपके पास, जीरो। ठीक है, अब मतलब जो O पे पोटेंशियल है वही P पे पोटेंशियल होगा। तो O पे पोटेंशियल कितना है, V एट O निकालना आसान है आपके लिए, कितना है, दैट इज K Q1 बाय R1।
के Q1 बाय R1। तो बस यही जो आपके P का पोटेंशियल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दैट इज V Q1 डिवाइड बाय R1। अब ये लास्ट सवाल बच गया। अब अगर आपके पास ये हो गया तो अब आप इसको कर सकते हैं। अब आप इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करेंगे। क्या पूछा गया, इंड्यूस चार्ज ऑफ शेल की वजह से पूछा गया, तो मैंने बोला V एट पॉइंट P नेट किस किस की बराबर होगा, P पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 की वजह से प्लस P पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से। किसकी वजह से, इंड्यूस चार्ज की वजह से। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अगर आप नेट पोटेंशियल निकालने जाएंगे P पॉइंट पे, तो नेट पोटेंशियल कितना है P पॉइंट पे आपके पास, वो O पॉइंट वाले के बराबर है, और वो कितना है आपके पास, K Q1 डिवाइड बाय R1। ये किसके बराबर होगा, P पॉइंट, बताइए समझ में आ गया। V P पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल है आपके पास है वो तो पता है ना, O के बराबर था वो लिख दिया। ये किसके बराबर है, P पॉइंट पे पोटेंशियल Q1 की वजह से प्लस इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो Q1 की वजह से हम निकाल चुके हैं कितना, K Q1 डिवाइड बाय R1 माइनस R। इज इट क्लियर। अब इंड्यूस चार्ज की वजह से देखेंगे, इंड्यूस चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो वो आपने लिख दिया V ड्यू टू इंड्यूस्ड। तो काम हो गया, आपका आंसर आ गया। V ड्यू टू इंड्यूस्ड कितना आया आपके पास, V ड्यू टू इंड्यूस्ड आया आपके पास दिस इज K Q1 R1 माइनस K Q1 डिवाइड बाय R1 माइनस R। ये समझ में आ रहा है बच्चों आपको। तो V इंड्यूस अब की बारी डायरेक्टली उससे नहीं निकाल पा रहे थे, बिकॉज डिस्टेंस अलग अलग था। जैसे पहले डायरेक्ट निकाला था ना, सबकी डिस्टेंस R थी तो डायरेक्ट आपने कर दिया था। अब की बार आप वैसे नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दिक्कत क्या है, हर एक पॉइंट की डिस्टेंस आपके पास क्या है, अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको छाप लीजिए फिर